नमस्कार दोस्तों, पीएम मीना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीएम मीना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की इच्छा के लिए मैंने रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन करवा दिए। कुछ पेपर और मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उन्हें मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे जो आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे। आज मैं कुछ जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट हुए थे। ठीक है, जो बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ जो एग्जाम है 14 नवंबर की, उसके लिए लाया हूँ। दोस्तों कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पर कुछ दोस्त ने कमेंट किया सर भारतीय सिविल लो। अरे दोस्तों, उसमें वो देखो, वो क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। वो करंट जी का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इसमें वो क्वेश्चन ने आप इसमें बी, उसमें ऑप्शन था बी शायद, ये जो क्वेश्चन डाला था उसमें वो MK3 है। ठीक है, MK3 बी ऑप्शन है उसका, HLA MK3 ऐसे है वो वाला ऑप्शन इसमें बी है। ठीक है, और इसने कहा सर आप एक्सप्लेन करते हो बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाते हो बहुत अच्छा, थैंक यू आप सभी को लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देख रहे हो, और ज़्यादा देखो, हम और क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं आपके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों। आप कमी मत निकालो किसी टीचर की। ठीक है, आप जो टीचर पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाएगा, वो गलत नहीं पढ़ाएगा। क्या जो पढ़ाएगा ये जो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स के बता सकते हैं, समझ में नहीं आया दोबारा बताओ एक बार। ठीक है, हम अगली बार क्लास में आपको दोबारा रिपीट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, पीएम ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक और शेयर करो। एक हमारा चैनल हो रहा है पार्थ मीना, पार्थ जे ऑल कंपटीशन एग्जाम, वहाँ भी आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, वहाँ पूरी क्लास मिलेगी रीजनिंग का आपको। लेकिन आप इसमें देखो, इसको लाइक और शेयर करो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये देखो कौन सी जगह दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैसे ये सारे उससे संबंधित है। ठीक, गया, पाटलिपुत्र, इसमें भी दिया था, गया भी दिया था उपदेश। देखिए तो देखो इसमें दोस्त संयुक्त पहला प्रथम उपदेश दिया था इसने कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था। दोस्तों इसको बोलते हैं धर्म, पहला जो उपदेश दिया था उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तक बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक, इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, जो भी महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे ना वो सारे पाली भाषा में थे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था दोस्तों। वही जो पहला उपदेश जो उपदेश दिया था उसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है, और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। अब चलो अगले क्वेश्चन पे, गुप्त काल में किस धातु की सर्वाधिक चिक्की जरूरत है? गुप्त काल में सर्वाधिक किस धातु की? तो इसमें सोना। गुप्त काल में सर्वाधिक चिक्की किसके होते हैं? सॉरी, हाँ सोना, सोने की सबसे ज्यादा सिक्के जारी होते हैं गुप्त काल में सोने के। ठीक है, उससे पहले तांबा, लोहा, चांदी इनके थे, लेकिन सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के थे गुप्त काल में चालू हुए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन में दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये देखो 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था दिसंबर 1885 में। ये सर 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर 1885 में। 22 28 दिसंबर, 28 से 22, 28 है शायद, 28 दिसंबर लगभग, 28 दिसंबर ही हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका, बहुत बड़ी। ए ओ यू 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 ओ ए ओ यू ए ओ यू ब्रिटिश अफसर है ए ओ यू, इसने इसका गठन किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा। अब देखो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन कांग्रेस में होता मुंबई में। बड़ा क्वेश्चन पहला कंप्लीट।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड से क्वेश्चन निकलेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि मूलभूत संविधान में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा उठाया गया। कि मूलभूत संविधान में संपत्ति का अधिकार था। पहले पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार क्या चीज होता था कि आप कहीं भी संपत्ति खरीद लो, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं था, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं था। हमारा संविधान बड़ा तो आप कहीं भी कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हो, कितनी भी करोड़ों की अरबों खरबों की संपत्ति खरीद सकते हो। लेकिन फिर 1979 में, कब 1979 में एक संविधान संशोधन आया था। कौन सा संविधान संशोधन आया दोस्तों? इसमें 44वां संविधान संशोधन आया था। संविधान 44वां संविधान संशोधन आया। इसके द्वारा ये पहले मूलभूत संविधान में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान से द्वारा उठाया गया? किस संपत्ति का अधिकार पहले हमारा वो था मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य था। ठीक है दोस्तों, पहले से हमारा ये मौलिक कर्तव्य था, ये पहले हमारा मौलिक अधिकार था कि हम कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हैं। मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था कितनी भी संपत्ति हम खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह संशोधन कर दिया, इसको बना दिया कानूनी अधिकार। कौन सा बना दिया? कानूनी अधिकार। अब ये कानूनी अधिकार हो गया। अब आप संपत्ति गवर्नमेंट को आपको सूचना देनी पड़ेगी, मैं इतनी संपत्ति खरीद रहा हूँ, ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसको भी कानूनी अधिकार के तहत इसको कर दिया अनुच्छेद 301 के अंदर। ये पहले अनुच्छेद मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पर ले गया। दोस्तों ये बात तो सबको पता होती है भाई, ये मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको उठा के अब 301 कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों एक बात और सुनना मेरी बात, इसके साथ साथ एक अनुच्छेद उठाया था, वो उठाया था 19 है। ये भी संपत्ति से संबंधित, आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकती हो, ये भी संपत्ति से संबंधित आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हो। इसलिए इसके साथ कौन कौन से अनुच्छेद 31 और 19 एफ और इसको किस अनुच्छेद में डाल दिया? डायरेक्ट 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए कानूनी अधिकार के दायरे में इसको डाल दिया। हमारा क्वेश्चन सही ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से है दोस्तों। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 5, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? छठा क्वेश्चन है, किस चारागाह को पंपास कहा जाता है? दो अपना उत्तर देगा, अपना उत्तर दे एक बार दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? फ्लड संबंधित है दोस्तों दूध होना चाहिए, दूध के ऊपर दिया गया था। ठीक है, और किस चारागाह को पंपास कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा गलत हो गया था एक बार, ठीक है, याद नहीं था, भूल गया। ठीक है, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, तो इसमें आपको क्या उत्तर क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अगले क्वेश्चन करो, डिस्कस करो क्या है अगले क्वेश्चन होता है, करो डिस्कस। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों की, यानी सदन लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते, लोकसभा राज्यसभा। संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? लोकसभा राज्यसभा तो राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, ये संसद बिना होते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ये बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये बात कंप्लीट हो गई। कई लोग क्या करें, राज्यसभा अध्यक्ष कर देंगे, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति कर देगा, लेकिन राष्ट्रपति किस, ये क्वेश्चन नहीं आता कि संसद के दोनों सदन की, जब मान लो संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब हो जाती है? जैसे कोई विधेयक है, मान लो राज्यसभा लोकसभा आ गया, लोकसभा आ गया, राज्यसभा में आ गया, दोनों में मतभेद हो गया भाई, मतभेद हो गया, पूर्णतः बहुमत नहीं मिल रहा, उसको बराबर बहुमत मिल रहा, मान लो कोई भी अध्यक्ष चुनना, उसके बहुमत नहीं मिल रहा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने ज्ञान से क्या करेगा? दोनों को बुलाएगा एक जगह पे, दोनों आ जाओ, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य है ना, सारे एक सांसद आ जाओ, सारे एक जगह आ जाओ, सबको एक जगह बुला लेगा। ठीक है, एक जगह बुलाया, किस अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति को अधिकार है? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 108। 108 के तहत क्या आती है? 108 में क्या आती है? एम्बुलेंस।
क्या थी 108 में एम्बुलेंस। तो इसीलिए दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति 108 के तहत एम्बुलेंस बुलाएगा। यानी एम्बुलेंस कब आती है, जब आदमी को खतरा होता है, जब आदमी की मौत आती है। तो जब जगह मौत आ गई, मतलब कुछ हो गया, तब एक्सीडेंट हो गया, कुछ घटना हो गई, तो इनमें जब दोनों राज्यसभा लोकसभा में घटना होगी तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसका सोल्यूशन होगा। तो राष्ट्रपति दोनों का बुला लेगा साथ, आ जाओ दोनों आ जाओ। किसके तहत 108 के तहत। ठीक है दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया हमारा भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। ये भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है दोस्तों, ये सर्वोच्च पद है हमारे देश का। क्वेश्चन पूछा था भारत सर्वोच्च पद कौन सा है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 52 में। ठीक है दोस्तों, और किस अनुच्छेद 108 के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलो। राज्यसभा का उल्लेख है, राज्यसभा उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, अब देखो मानव हृदय में कितने वोल्व सेट्स होते हैं, मानव हृदय में कितने वोल्व सेट्स होते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन मोस्ट है। कभी क्या पूछता आदमी, हम याद कर लिया कि वोल्व सेट कितने होते हैं, तो हम कर लेंगे 2, कर दिया, कोई बात नहीं। वो पूछ लेगा भाई वोल्व सेट्स होते हैं लेकिन वोल्व कितने होते हैं, इसको छोड़ देगा, तो 4। ठीक है दोस्तों, वोल्व सेट 2 और वोल्व कितने होते हैं, टोटल 4। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है, समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इसमें, आयोडीन। समुद्री खरपतवार में। ठीक है, आयोडीन पाया जाता है। जहाँ आयोडीन नमक की मात्रा होती है ना, वहाँ सवाल आ जाते हैं, वो हरे सवाल नहीं होते, सवाल होते हैं उनको हरा जो सवाल था उसको बोलते हैं खरपतवार। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में जहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये आपके जो पेपर आते हैं बीएससी पैरामेडिकल उनमें छाटे हुए पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये संविधान में कितने आपातकालों का उल्लेख है। तो दोस्तों संविधान में मुख्य 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। 3 आपात कौन से, 3 देखो, 3 कौन से हो गए। ठीक है, एक तो हो गया दोस्तों राष्ट्रीय आपात, एक तो होगा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, दूसरा होगा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो गया वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ठीक दोस्तों, वित्तीय आपात 3 प्रकार के हो गए, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात। ठीक है, देखो ये इसका राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352, ये 356 और 360। देखो याद करने का तरीका, 352 याद कर लो। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल है, 4-4 का अंतर है, 4-4 का अंतर है। राष्ट्रीय आपात कब लगता है, राष्ट्रीय आपात कब लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, वित्तीय आपात कब लगता है। देखो राष्ट्रीय आपात कब लगता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात कब लगता है, जब हमारे देश पे कोई बाहरी दूसरा देश आके आक्रमण कर दे तो राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। भारत में भूखमरी आ जाए, एकदम से कोई किसी चीज की कमी आ जाए, हर चीज महंगाई जो बढ़ गई खूब भयंकर तरीके से, और या युद्ध की स्थिति हो गया। दूसरी जब राष्ट्रीय आपात लगे, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय संबंधित है। ठीक है, दूसरे देश सीमाओं में बदलाव होने पर युद्ध हो गया तो ये राष्ट्रीय आपात लगा जाए। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो राष्ट्रीय आपात लगा देगा, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देगा। ठीक है, आगे देखो राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन जैसे मान लो एक राज्य है, वहाँ की सरकार विफल है, जैसे हमारे केस अभी थोड़े दिनों में कितनी सरकारें गिर गई, किन राज्यों की सरकारें गिर गई। ठीक है, मतलब वहां से इस्तीफा दे दिया, उनका बहुमत पूर्ण नहीं हो पाया, तो उनके कारण उनकी सरकारें गिर गई। तो सरकार गिर गई तो भाई वहां पे बहुमत पूरा चाहिए। बहुमत कैसे चाहिए कि 50+1 होना चाहिए बहुमत के लिए, तो भाई वहां 50+1 है नहीं। तो फिर राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह दे, राज्यपाल राष्ट्रपति को कॉल करेगा भाई कि हमारे यहाँ सरकार फेल हो गई, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देगा कि सर यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। राष्ट्रपति
शासन लगाया जाए और यहाँ की सरकार का संचालन डायरेक्ट केंद्र, यदि राष्ट्रपति शासन लग गया ना तो राज्य सरकार नहीं रहेगी, फिर डायरेक्ट संचालन कहाँ होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। तो सरकार का संचालन से जो भी कानून बढ़ेंगे उस राज्य में वो डायरेक्ट कानून कहाँ से बढ़ेंगे, राष्ट्रपति से। ठीक है। वित्तीय आपात क्या होता है, राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा है, राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा है। वित्तीय राष्ट्रीय आपात कब लगा है, ये तो भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत और पाक युद्ध, ठीक है, और भारत चीन, चीन युद्ध, और ये बनाया है आंतरिक तरीके अशांति, शांति, ये इंदिरा गांधी के राज में लगा था आंतरिक अशांति। ठीक है, ये सबसे घटिया आपातकाल था, देश का नाश कर गया है आंतरिक अशांति। ठीक है, ये भारत चीन, ये भारत पाक युद्ध में, ठीक है, दोनों युद्ध में समय लगा था, ये आंतरिक या 3 में लगा। ये आपातकाल वित्तीय आपात 360 का भीतर नहीं लगा। ठीक है, एक बार भी नहीं लगा, नहीं, एक बार भी नहीं लगा, ये तो लगता रहता है, इसका तो कोई गिनती, इसलिए कोई काउंटिंग नहीं राष्ट्रपति शासन का। फिर राष्ट्रपति शासन जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मतलब लगता है राष्ट्रपति शासन कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों, ये 3 थे राष्ट्रीय आपात के। ठीक है, ये राष्ट्रपति की शक्तियां होती है जो लगाता है। ठीक है दोस्तों, देखो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ, पटना, राजस्थान, इलाहाबाद। बताओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोल पट यानी बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, बोल पट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंदीदास, झांसी रानी। देखो यहाँ इसका उत्तर है लखनऊ और इसका उत्तर है आलम आरा फिल्म दिखाई। ठीक है, फिल्म हुआ तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, दोस्तों ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पैरामेडिकल स्टाइल बहुत ज्यादा रिपीट है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। बीएसएफ जो पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम इसमें बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, ये सभी पैरामेडिकल एग्जाम बहुत ज्यादा रिपीट। ये क्वेश्चन मेरे को लगभग पेपर में मिले दोस्तों। ठीक है, लगभग पेपर हमारे दोस्त थे वहाँ बीएसएफ में, उससे मैंने मंगाई पर, तो ये लगभग ये क्वेश्चन मतलब रिपीट होते दोनों क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बीएसएफ पैरामेडिकल, किसी पैरामेडिकल एग्जाम के लिए देख लो, ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को आप देख लेना। सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका संबंध है फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है दोस्तों, बताओ। पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, हैग, नीदरलैंड। हैग नीदरलैंड का हिस्सा। ठीक है, तो ये हैग नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, किसी दोस्त को देखो दोस्तों, किसी भी दोस्त को यदि किसी मैथमेटिक्स क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन में या कहीं भी दिक्कत आती है तो दोस्तों आप पीएम मीना सर के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप टेलीग्राम तो कर नहीं सकते, लेकिन आप जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे आप मैसेज करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में जो दिक्कत हो वहां पे आप मैसेज करो, हम आपको जरूर आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, ओके।